डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है। हमने सब्जेक्ट ले रखा है बिजनेस मेथड। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे ये है हमारा सेकेंड वीडियो। आज भी हम 10 MCQ कवर करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। तो आज का पहला MCQ कहता है अपील्स एंड रिप्रेजेंटेशंस आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। अपील और अभ्यावेदन का प्रयोग डैश डैश प्रकार के संचार में किया जाता है। तो अब आप सोचिए अपील कौन करेगा? अपील जूनियर करता है सीनियर को। और कुछ बातें बता दूं, सुझाव कौन देगा? एक बार के जूनियर देता है सीनियर को। शिकायत कौन करता है? जूनियर करता है सीनियर को। तो जूनियर कहाँ होता है? नीचे। सीनियर कहाँ होता है? ऊपर। सीनियर तक बात आपको ऊपर की तरफ मुंह करके पहुंचानी पड़ेगी। ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ। पिछले लास्ट वीडियो में हमने बताया था 4 तरह का कम्युनिकेशन होता है आपका, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। हमने 4 तरह का कम्युनिकेशन पे बात की थी, तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो ये उसी का क्वेश्चन है कि अपील कौन करेगा? जूनियर करता है सीनियर को। तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन है? अपवर्ड कम्युनिकेशन है, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर का संचार है। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। एक बार और इमेज के थ्रू समझ लेंगे अभी। और अपील और अभ्यावेदन, आपको कोई बात पहुंचानी है या कोई अपना प्रेजेंटेशन देना है, ऊपर की ओर अपनी बात पहुंचानी है, तो ऊर्ध्वगामी संचार का प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वगामी संचार वह संचार है जहां संगठनात्मक संरचना, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें नीचे की तरफ से आपका इंफॉर्मेशन या मैसेज फ्लो करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर ये हायरार्की है तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मैसेज आपका फ्लो करता है अपवर्ड कम्युनिकेशन में। ये बात आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। हायरार्की कैसे होती है? ऊपर ही ऊपर होता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉयज़। अब अगर एम्प्लॉय को इधर बात पहुंचानी है तो एरो कैसे बना? ऊपर की तरफ। देख रहे हैं एरो? ये आपका एरो। तो ये है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। और इसको वो कैसे घुमा के पूछ सकता है? निवेदन के लिए, यानी रिक्वेस्ट करनी हो, सुझाव, सजेशन, शिकायत, कंप्लेंट, प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग, आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस, ये सब आपको कम्युनिकेट करने के लिए अपवर्ड कम्युनिकेशन। 5 बार बोल दिया, बस बहुत है, अत्याचार नहीं करेंगे। और ठीक है, द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू टच इज क्रोनोमिक्स, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, सेमेंटिक्स। कहता है स्पर्श द्वारा। देखिए, कम्युनिकेशन के बहुत तरीके हैं। एक तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में तो शब्दों का प्रयोग किया जाता है और नॉन वर्बल में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अब जो हैप्टिक्स है, हैप्टिक्स में टच, मतलब शब्द का एक्सचेंज नहीं हो रहा, आप टच करेंगे और आपको इस टच या स्पर्श के माध्यम से बात कम्युनिकेट होगी। तो इसकी जो स्टडी होती है, इसका जो साइंस होता है, जिसको स्टडी किया जाता है, उसे कहते हैं हैप्टिक्स। ठीक है, तो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बट ये भी है कि आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन में कितनी चीज़ें होती हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ठीक है, आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, भले करिए, पर अगर किसी का जॉब में मन नहीं है तो अगर कुछ चीज़ें तैयार करनी है ना, तो उसे एक तो मार्केटिंग और एक कम्युनिकेशन, इन 2 चीज़ों पर आपने काम कर लिया ना, आप नहीं रुकेंगे। आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। मार्केट, जिसकी मार्केटिंग अच्छी है, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सी बात सुन लेते हैं कि हैप्टिक्स क्या होता है। स्पर्श के माध्यम से संचार, टच करके आप अपनी बात कम्युनिकेट करते हो। और ये किसका रूप है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक। शब्द होगा तो शाब्दिक संचार, न शब्द होगा तो अशाब्दिक संचार का रूप है। इस तरीके से कौन कम्युनिकेट करते हैं? जो एनिमल्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं। कैसे? जैसे आप किसी से जब हाथ मिलाते हैं, तो आप जो हाथ मिलाते हैं ना, उसकी फॉर्मनेस से पता लग जाता है कि आप बिना मन के मिला रहे हैं, गर्मजोशी से मिला रहे हैं। कई बार जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं वो आपस में गले मिलते हैं, तो कितना गले मिले, ढंग से मिले, आधा मिले, वन साइडेड मिले, उससे लोग गैस कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या चल रहा है। पीठ थपथपाना, कंधे पे हाथ रखना, इस सब में टच होता है और इससे बात कम्युनिकेट होती है। तो हैंडशेक, हग, पैट ऑन द बैक, एटसेट्रा। अब बाकी जो शब्द है वो क्या है? जैसे एक वर्ड आया क्रोनोमिक्स। इसमें जैसे क्या होता है, कोई बंदा जैसे टाइम पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, तो उससे कम्युनिकेट हो जाता है कि ये बंदा डिसिप्लिन्ड है या नहीं है। विलिंगनेस टू वेट, आप किसी का इंतजार करते हैं या नहीं। तो जब टाइम के थ्रू कम्युनिकेशन होता है ना, तो उसे अपन क्रोनोमिक्स की स्टडी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रॉक्सिमिक,
प्रॉक्सिमिक्स में क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो स्पेस होता है, तो दो लोग कितना पास पास बैठे हैं, सट के बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं, मुंह फिरा के बैठे हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस है उससे पता लग जाता है कि इनके बीच का ट्रस्ट कैसा है, इनके बीच का रिलेशन कैसा है। ठीक है। और एक सेमेंटिक्स है। सेमेंटिक्स में तो जो साइन होते हैं, सिंबल्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है। तो ओके, तो इस तरह से चलेगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्पार्टिंग। कम्युनिकेशन में मेन क्या किया जाता है, क्या प्रदान किया जाता है, क्या ट्रेनिंग प्रदान की जाती है कम्युनिकेशन के थ्रू? ट्रेनिंग वैसे देने का तरीका होता है। कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाती है, कम्युनिकेशन के थ्रू विजडम दिया जाता है, स्किल प्रदान की जाती है। तो मेन है कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन इम्पार्ट किया जाता है। तो संचार या संप्रेषण के द्वारा जो मेन आदान प्रदान होता है ना, वो होता है सूचना का। ठीक है, सूचना का है। कई बार मैसेज ऑप्शन भी आ सकता है। तो इन्फॉर्मेशन या मैसेज इधर से उधर किया जाता है, तो ये आप ध्यान से बात याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसको पढ़ लीजिए। संचार यानी कम्युनिकेशन सूचना प्रदान करने का कार्य है। संचार मनुष्यों के साथ साथ एक संगठन के अस्तित्व के लिए मौलिक है, यानी बहुत ही ज़रूरी है। मतलब इंसान अगर सोचो बातें ना करे, कम्युनिकेट ना करे, तो क्या होगा? बिल्कुल संसार गूंगा बहरा हो जाएगा। तो और एक संगठन को काम करना है, करवाना है, सेल करना है, परचेज करना है, इन सब में कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। तो आपका बोलने का तरीके से बहुत चीज़ें डिसाइड होती है, तो उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है और उम्र भर काम करना चाहिए। ठीक है। वो जैसे कहते नहीं, पता नहीं आजकल कोई डायलॉग याद आ रहा है कि ना, जैसे इंसान को बोलने में तो शुरू के 2-3 साल लगते हैं जब वो बोलना सीखता है कि कैसे बोलना है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र लग जाती है कि किस मौके पे कौन सी बात कहनी है। ये सीखने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाती है। बोलना तो आदमी 2-3 साल में सीख ही जाता है, गर्ल्स जल्दी सीखती हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन के 5 उद्देश्य होते हैं। जैसे कुछ इन्फॉर्म करना हो किसी को, अगर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, आपको कुछ इमेजिन करना है, किसी तक अपना इमेजिनेशन पहुंचाना है, उसमें आप कम्युनिकेट करते हो अपने ड्राइंग्स, पेंटिंग्स के थ्रू। टू इन्फ्लुएंस, आप किसी को प्रभावित करना चाहते हो। जैसे मैं बीच बीच में मेरे मैसेजेस आते रहते हैं, जैसे इस हो सकता है कि जस्ट इसके बाद एक मैसेज आ जाए, तो मैं आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ कि आप मेरा कोर्स ले लें, या क्वेश्चन बैंक ले लें, या मेरा चैनल सब्सक्राइब करें वगैरह। तो उसके लिए मैं कम्युनिकेट करता हूँ। या टू मीट सोशल एक्सपेक्टेशन, अपन सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपन बधाइयाँ देते हैं, ठीक है, सांत्वना देते हैं। तो ये सब क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशंस के लिए भी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पर फर्स्ट आ रहा है इन्फॉर्म करने के लिए। मेनली हम इन्फॉर्म करने के लिए, तो हैंस द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट है, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो
और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन होंगे। अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट इफेक्टिव वे और वेज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, संचार का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? वर्बल जिसमें शब्दों का एक्सचेंज होता है, नॉन वर्बल जिसमें शब्द नहीं होते, रिटर्न या उपरोक्त सभी। मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन करना है और मोस्ट इफेक्टिव तरीके से करना है ना सर, अगर कम्युनिकेशन आपको मोस्ट इफेक्टिव तरीके से करना है तो आपको राइटिंग में करना चाहिए। राइटिंग में क्या होता है, किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होती, किसी भी तरह का भ्रम या संदेह, सस्पेंस कुछ नहीं होता। लिखा हुआ है, ठीक है ना, 100 बार बोला हुआ और 1 बार लिखा हुआ बात बराबर है। लिखे हुए को आदमी बार बार पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकता है। तो लिखित जो मैसेज होता है वो कम्युनिकेशन का सबसे इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। इसीलिए जितने भी फॉर्मल होते हैं, औपचारिक संदेश होते हैं, वो लिखित में ही होते हैं। सरकारी विभागों में तो लिखित आदेश ही चलता है। लिखित संचार में किसी भी प्रकार का संदेश शामिल होता है जो लिखित शब्द का प्रयोग करता है। तो राइटिंग कम्युनिकेशन में क्या होता है, वर्ड होते हैं, मतलब वो एक तरह का शाब्दिक संचार है, और शाब्दिक संचार भी लिखा हुआ है, प्रिंट है। व्यावसायिक संचार के किसी भी माध्यम में लिखित संचार सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी है। तो बिजनेस के अंदर भी ऑर्डर लिए जाते हैं, अग्रीमेंट्स किए जाते हैं, इनवॉइसेस बनाए जाते हैं, वो सब लिखित में कम्युनिकेशन होता है, मेल किए जाते हैं आपस में। आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप पढ़ लीजिए, ये मतलब आप स्क्रीनशॉट कहीं पे भी ले सकते हैं, और वैसे मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, देखिए मीडियम के आधार पर देखें, आराम से इसको समझिएगा। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में क्या होगा, शब्दों का आदान प्रदान होगा। अब शब्द कैसे हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं ओरल यानी मौखिक, यानी मैं बोलूं आप सुने, तो ये अभी जो हो रहा है वो ओरल हो रहा है, ठीक है। राइटिंग में अगर मैं आपको कोई लिख के भेजूं, ठीक है, और आप उसे पढ़ें, तो वो राइटिंग वाला कम्युनिकेशन हुआ। विजुअल में मैं कुछ आपको दिखाऊं, जैसे अगर अपन सड़कों पे जाते हैं तो साइन बोर्ड लिखे होते हैं, दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, पार्किंग मत कीजिए। ये किसी भी तरह का ड्राइंग होता है, पेंटिंग होता है, मूर्ति कला होती है, वो कुछ ना कुछ आपको कम्युनिकेट करती है। तो वहाँ पे आपको कुछ दिखाया जाता है, आप कुछ देखते हैं और देख के आप ऑब्जर्व करते हैं। और एक होता है ऑडियो विजुअल, तो ये आपका जब टीवी देखते हो या आप इंटरनेट पे देखते हो, कुछ भी है ना, वीडियोस देखते हो, सिनेमा देखते हो, तो उसमें आवाज़ भी आता है, दिखाई भी देता है, तो वो आपका ऑडियो विजुअल हो गया। तो ये सब में क्या होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन रहता है, उसमें कहीं ना कहीं शब्द होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा, शब्द नहीं होंगे तो क्या होंगे, जेस्चर, इशारे करेंगे, ठीक है। वो साइन लैंग्वेज होती है वो वाली, या बॉडी लैंग्वेज से होता है, उससे पता लग जाता है, ठीक है। मान लीजिए कई बार होता है कि मैं वीडियो में ऐसे डल सा बैठा हूँ, कभी जोश से बैठा हूँ, कभी मुस्कुरा रहा हूँ, नहीं बैठ, ऐसे आप भी कभी अच्छे मूड के साथ बैठ, मतलब कम्युनिकेशन पता लग जाता है, ठीक है ना। आप घर में घुसते हैं ना, आपके घर वाले समझ जाते हैं कि आपका मूड आज कैसा है, तो वो क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। आई कांटेक्ट, आप आंखें मिलाते हैं, आंखें चुराते हैं, झुकाते हैं, आफरी, तो जैसा भी करते हैं, तो आई कांटेक्ट से भी लाइक कम्युनिकेशन होता है। तो ये क्या हुआ, मोड, मीडियम, तरीका, मेथड, ठीक है। अगर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बताया था, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड, नीचे की तरफ होगा तो डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल हो सकता है या हो सकता है डायगोनल। तो इस तरह का 4 तरह का हमने बात की थी, ठीक है। और
इसको वैसे इन्होंने 3 में बांटा है पर एक को वापस में बांटा है। इन्होंने वर्टिकल का स्पेलिंग गलत दिया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। वर्टिकल में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो ये 4 ही हो गए कुल मिला के, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन देखें तो अगर हम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जिसका एक टाइप हमने बताया था अंगूरी लता, ग्रेप वाइन, ठीक है। उसमें हम इंटरनली गपशप करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, तारीफ़ें करते हैं, इधर से उधर सूचनाएं करते हैं। एक्सटर्नल या फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारा बाहर की संस्था के साथ होता है, उसमें हम बहुत ही फॉर्मल बिहेव करते हैं या नफा तुला व्यवहार करते हैं, नफा तुला संचरण करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश डैश इज यूज्ड टू प्रोवाइड फीडबैक टू हायर अथॉरिटीज, इन्फॉर्म देम ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स एंड कम्युनिकेट करंट प्रॉब्लम्स। तो किस प्रकार के कम्युनिकेशन में ऐसा होगा कि फीडबैक दिया जाएगा हायर अथॉरिटीज़ को, उनको गोल्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाएगी और जो वर्तमान में समस्याएं आ रही है वो उनको बताई जाएंगी। तो देखिए ये सब कौन करेगा? जो जूनियर लेवल पे स्टाफ होगा वो सीनियर लेवल को ये सारी बातें बताएगा। क्या बताएगा? एक बार वापस दीजिए कि फीडबैक देगा कि सर वो जो अपन ने डिस्काउंट स्कीम लॉन्च की थी वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही, या जो हमारा कस्टमर है वो उससे कैसा फीडबैक आ रहा है, वो फीडबैक अपन पहुंचाते हैं सीनियर्स तक, ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट को लेके या सर्विस को लेके मार्केट में क्या रिपोर्ट है, या हमने गोल कितना अचीव कर लिया है, ओवर अचीव किया है या अंडर अचीव किया है, या क्या दिक्कतें आ रही है। तो ये सब आप कम्युनिकेट करते हो। तो अगेन ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। अपवर्ड कम्युनिकेशन पे आज ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है, ये ऊपर की तरफ संचार है। बाकी ये सब भी पढ़ने जैसे हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, ऑक्यूपेशनल कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे भी कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, तो इनको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार देख लीजिए वापस से। ऊपर की ओर संचार या ऊर्ध्वगामी संचार का प्रयोग उच्च अधिकारियों को प्रतिक्रिया प्रदान करने यानी फीडबैक देने, उन्हें लक्ष्यों की दिशा में कितनी प्रगति हुई है उसकी सूचना देने, और वर्तमान में क्या करंट प्रॉब्लम आ रही हैं उनको प्रसारित करने के लिए किया जाता है। ऊर्ध्वमुखी संचार, ऊपर की ओर संचार की वह रेखा है, ये वह इस तरह की रेखा होती है जिसके माध्यम से अधीनस्थ अपने वरिष्ठों को जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन का ये साइन होता है, ये अपवर्ड का साइन है। द कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर दैट इज जूनियर टू सीनियर इज कॉल्ड एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें आप क्या करोगे? उन्हें रिपोर्ट करोगे, उन्हें कोई सुझाव दोगे, कोई ग्रीवियंस शिकायत होगी, कंप्लेंट होगी, कोई प्रपोजल होगा, रिक्वेस्ट होगी, कोई रिपोर्ट होगी, ये सब आप दोगे। द वर्कर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी, इसके थ्रू क्या होता है? द वर्कर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये जो सूचनाओं का फ्लो ऊपर तक जाता है ना, तो मैनेजमेंट बेटर डिसीजन ले पाते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज डैश डैश इज नॉट वन ऑफ द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अगर आपको कम्युनिकेशन करना है और प्रभावी कम्युनिकेशन करना है तो आपको 7 C का पालन करना पड़ेगा। तो 7 C कौन से हैं? अगर आपको वो पता होगा तो आप इसका आंसर लगाए जाएंगे। पहला है कंसाइजनेस, ये यानी आपका जो कहें कम्युनिकेशन है वो संक्षिप्त होना चाहिए, तो बात सही है। करेक्टनेस, उसके अंदर शुद्धता होनी चाहिए, ये बात भी सही है। क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए, ये भी सही है। तो ये 3 C तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। चरित्र, कैरेक्टर नहीं है। जो 7 C's गिवन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उसमें कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर इंसान की ज़िंदगी में होना ज़रूर चाहिए, तभी उसका कोई मतलब है, तो उसकी बातों का वज़न है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए वो नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 7 C's वैसे होते कौन से हैं। आपका जो मैसेज है, एक मैसेज को पकड़ लेते हैं, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, कंसाइज मतलब शॉर्ट रूप में होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए मतलब बिल्कुल ठोस सुदृढ़ होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। कोहेरेंट होने का मतलब होता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का फ्लो है वो फ्लो लॉजिकल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो इन्फॉर्मेशन बाद में देनी है वो पहले दे रहे हो, जो पहले देनी है वो बाद में दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का नहीं, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है जब आप सीखें तो एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक कंप्लीट आपका जो सूचना आप दें वो कंप्लीट दें ताकि बार बार उसे पूछना बताना ना पड़े। और कर्टिशियस मतलब थोड़ा सा आपका कहें आप इंसान हैं तो इंसानों की तरह बात कीजिए। तो कम्युनिकेशन इस तरह नहीं चाहिए। कई बार लोग रूखा सा बोलते हैं, कई बार जैसे है ना, मुझे मान लो कोई PDF मुझसे मांगता है तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि सर प्लीज़ सेंड द PDF, कुछ बोलते हैं सर सेंड द PDF से अलग अलग तरीके से। कुछ लोग तो बिल्कुल ऑर्डर करते हैं, ऐसा करते हैं जैसे उन्होंने मुझे खरीद कर रखा हो।
तो वो कम्युनिकेशन का गलत तरीका है। उसमें या तो मैं उनको नहीं भेजता हूँ पीडीएफ, या उनको बोलता हूँ कि आपको पोलाइटली बोलना चाहिए। कई लोग जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए। और मैं ये जो कह रहा हूँ ना, नाराज़ होकर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये मैं जरूर चाहता हूँ कि अगर मेरा स्टूडेंट कोई भी है, चाहे आप प्रत्यक्ष माध्यम से हैं चाहे अप्रत्यक्ष माध्यम से हैं, तो एक थोड़ी सी पोलाइटनेस होनी चाहिए। अगर अपन किसी से कुछ फेवर लेते हैं किसी भी तरह का, छोटा या बड़ा, तो अपने मिजाज में या लहजे में थोड़ी सी एक विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये है कि आपका कम्युनिकेशन कर्टिशियस होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा इसके अंदर कर्टसी होनी चाहिए। एक बार के लिए सारी बातें लिखी है। चरित्र जो है, कैरेक्टर जो है, वो सी से शुरू होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनिकेशन के 7 C's में शामिल है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एक चेकलिस्ट है जो पेशेवर संचार कौशल को बेहतर बनाने में मदद करती है, संभावना को बढ़ाती है कि संदेश ठीक तरह से समझा जाएगा जैसा इसका इरादा था। तो ये 7 C's आप याद कर लीजिएगा लाइफ में। मतलब आप छोड़ दीजिए कि कम्युनिकेशन का टॉपिक है या नहीं है। जब आप कम्युनिकेट करें तो आप, एक तो ये है कि आप अपना स्पष्ट करें, क्लियर करें कि आप जो संदेश है वही संदेश आपने क्यों दिया। आपका लक्ष्य और उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब आपका कंसाइज होना चाहिए। मुद्दे पे रहें, अपना संदेश छोटा और सरल रखें, कॉन्क्रीट, स्पष्ट रहें, उलझे हुए ना रहें, विस्तार प्रदान करें, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सही, सुनिश्चित करें कि आपका संदेश सटीक और व्याकरणीय रूप से सही है, ठीक है। तो कोई लोग लिखते हैं तो बस अजीब सा लिख देते हैं, तो क्लियर कट लिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इस वीडियोस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका बिजनेस मैसेज है तो बिजनेस मैसेज क्लियर होना चाहिए। होती कोशिश अगर उसके अंदर लाइक ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। सुसंगत, सुनिश्चित करें कि आपका संदेश अच्छी तरह से फ्लो होता है और तार्किक रूप से लॉजिकली प्रस्तुत किया गया है, यानी वो सुसंगत तरीके से प्रस्तुत किया है। पूर्ण, कंप्लीट, निश्चित करें कि प्राप्तकर्ता के पास समझने के लिए आवश्यक सब कुछ है। और विनम्र, आपका संदेश विनम्र, मैत्रीपूर्ण, पेशेवर और खुले विचारों वाला या खुला होना चाहिए, ठीक है। यही सारी बातें इंग्लिश में हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है, फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360, इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। सो ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात,
इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन 2 और मोर पर्सन इज कॉल्ड। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन जब आप ये कर रहे हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट में आसान है, क्योंकि अब आप कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन वैसे जब ये क्वेश्चन आता है ना, जैसे बहुत सारी भीड़ में जब 150 क्वेश्चन आते हैं सेकंड पार्ट के या बिजनेस के, जब 25 क्वेश्चन एक साथ आएंगे तब आपको एकदम से याद करना पड़ेगा। एक मैं आपको सिंपल सजेशन दूँ, आपके सिलेबस में जो टॉपिक का नाम है ना, वो टॉपिक के नाम वाला जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो आप हमेशा पढ़ लिया करो। मतलब जैसे विज्ञापन है टॉपिक का नाम, तो विज्ञापन क्या है उसका पहला पैराग्राफ, मतलब बाकी तो पढ़ना है, जितना पढ़ो अच्छी बात है, पर कम से कम अगर जो मिनिमम आपको लीस्ट करना ही चाहिए वो ये है कि जो भी टॉपिक का नाम है ना, उसका स्टार्टिंग पैराग्राफ या स्टार्टिंग पेज आप अच्छे से पढ़ लो, ताकि जैसे ही वो क्वेश्चन आए तो वो समझ लो आप। जैसे अभी ये चैप्टर चल रहा है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में विचारों का या मैसेजेस का आदान प्रदान होता है। तो ये संचार कहलाता है या संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो सिंपली हो गया एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन 2 और मोर पर्सन। 2 लोगों के बीच में ही कम्युनिकेशन ऐसा होता हो, ऐसा नहीं है। जैसे मैं हूँ, अभी 1 to many हो रहा है। जैसे मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हो सकता है मान लो मैं क्लास ले रहा होता हूँ जब कॉलेज में, तो मेरे सामने मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं, तो कम्युनिकेशन होता है 1 to many। तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज एंड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, ओपिनियन और आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या करते हो, कोई चीज़ इन्फॉर्म करते हो, कोई फैक्ट, कोई तथ्य बताते हो, अपनी राय बताते हो, अपना आइडिया बताते हो, और वो एक पर्सन से फ्लो करता है दूसरे पर्सन की तरफ से। इट इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन होते हैं, अ सेंडर ट्रांसमिटिंग द मैसेज ऑफ फीलिंग टू अ रिसीवर। उसमें सेंडर के दिमाग में जो थॉट चल रहा होता है, वो थॉट या फैक्ट या आइडिया या ओपिनियन वो सेकंड बंदे तक पहुंचाता है। अब सेकंड बंदा उसको परसीव करता है या नहीं करता है वो एक अलग बात है, पर कर लेगा। अगर कर लेगा, जिस सेंस में आपने कहा उसी सेंस में उसने समझा, तो उसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना, तथ्य, राय या विचारों का आदान प्रदान और प्रवाह है। इसमें एक प्रेषक होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है, जिसमें संदेश या भावना को प्रसारित किया जाता है। आसान सा था, जबरदस्ती मैंने बहुत देर तक लंबा कर दिया इसको। इफ देयर इज नो रिसीवर देयर इज नो कम्युनिकेशन, सेंडर, मैसेज और मीडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा पर समझने जैसा है कि अगर कोई रिसीवर नहीं है, समझो यहाँ पे ये है, समझो भेजने वाला, लेकिन यहाँ पे रिसीवर नहीं है, भेजने वाला है, तो हो सकता है मैसेज हो, जो भेजा जाना है वो हो, मीडियम भेजने का तरीका हो, तो सेंडर हो सकता है, मैसेज हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लेकिन अगर रिसीवर ही नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो एक लाइन अगर यूं रिक्त स्थान की पूर्ति करो, अगर कोई प्राप्तकर्ता नहीं है तो वहाँ संप्रेषण भी नहीं होगा, वहाँ संचार भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी को देख लीजिए कि क्या वहाँ प्रेषक होगा, प्रेषक भेजने वाला तो हो ही सकता है, संदेश भी हो सकता है, मीडिया चैनल भी हो सकता है, जिसके थ्रू आपको भेजना है वो सब हो सकता है, लेकिन सामने वाला ही नहीं है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। इस बात को और समझने के लिए आप देख लीजिए ज़रा सा बात। इफ़ देयर इज़ नो रिसीवर देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रेसिपिएंट। तो ये 3 चीज़ें निहायत ज़रूरी है। भेजने वाला, क्या भेजना है, कुछ तो भेजोगे, खाली घूंगे की तरह खड़े थोड़ा ना रहोगे, हालांकि शाब्दिक भी हो सकता है, बट ठीक है, एक सेंडर होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए और एक रेसिपिएंट होना चाहिए। ऑल्दो द रिसीवर मे नॉट बी प्रेजेंट और अवेयर ऑफ द सेंडर्स इंटेंट टू कम्युनिकेट एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये रिसिपिएंट होना चाहिए, आप उसमें ज़्यादा टेक्निकल में मत जाओ, रिसीवर होना चाहिए कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। और एक बार देख लीजिए कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है। एक होता है भेजने वाला, उसे जो बात पहुंचानी होती है, वो जो मैसेज होता है उसको वो शब्द, चित्र, सिंबल, फैक्ट्स, संख्या, किसी का रूप देता है, उसकी वो एनकोडिंग करता है। फिर एक चैनल होता है जिसके थ्रू वो पहुंचाया जाता है, वो वाया इंटरनेट, वाया अखबार, वाया टीवी, कैसे भी हो सकता है, आमने सामने, फेस टू फेस। फिर एक रिसीवर होता है, वो रिसीवर उसको डिकोड करता है, पहले एनकोड किया जाता है, फिर उसको वो समझता है,
ठीक है। और अगर सब कुछ सही से हुआ, इसने अच्छे से एनकोड किया, तो वो अच्छे से डिकोड कर पाएगा और उसके बाद वो अपना फीडबैक देता है। और अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत होती है मैसेज की भेजे जाने में दौरान, इसमें इस तरफ कोई भी दिक्कत होती है, सेंडर से रिसीवर के बीच में कोई भी दिक्कत होती है, तो वो नॉइज़ कहलाता है, शोर कहलाता है। किसी भी तरह का बैरियर शोर कहलाता है। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, इनमें से कौन सा संचार चैनल का प्रकार नहीं है? एक जना बोले एक जना सुने, स्पीकिंग लिसनिंग। तो जैसे मैंने बोला आपने सुना, तो कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। राइटिंग रीडिंग, मैंने लिखा आपने पढ़ा, जैसे मैंने पीडीएफ आपको भेजी तो मेरी लिखी हुई है, आपने उसको पढ़ा, तो मैसेज कम्युनिकेट हुआ नहीं हुआ? हुआ। विजुअलाइजिंग ऑब्जर्विंग, मैंने कोई साइन बनाया, सिंबल बनाया, कोई डायग्राम बनाया, पेंटिंग बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, आपने उसे देखा, उसे ऑब्जर्व किया, तो मैसेज कम्युनिकेट हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है। थिंकिंग एंड एक्टिंग, सोचा और किया, सोचा और किया, ये भी क्रियाएं हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन का चैनल नहीं है। ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे होगा? अगर मान लीजिए ओरल कम्युनिकेशन होगा, ओरल कम्युनिकेशन हुआ तो एक बोलेगा दूसरा सुनेगा। राइटिंग कम्युनिकेशन होगा तो एक लिखेगा दूसरा पढ़ेगा। तीसरा आपका जैसे विजुअल कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक बंदा कुछ आपको सीन दिखाएगा, कोई दृश्य दिखाएगा, आप उसको देख के समझ जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो भी कम्युनिकेशन का तरीका हुआ। लेकिन थिंकिंग एक्टिंग कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है। तो बहुत ही सुंदर सा छोटा सा क्वेश्चन था, खुद के क्वेश्चनों की खुद ही तारीफ कर रहे हैं। कम्युनिकेशन चैनल इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल और एंटिटीज। वेयर एज थिंकिंग, जबकि थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज एन इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस एंड एक्टिंग यानी उस काम करना प्राइमरीली रेफर्स टू फिजिकल बिहेवियर। अब स्पीकिंग, लिसनिंग, writing, reading, visualizing, observing on the other hand are all valid example of communication channels because they involve the transmission and reception of information. Information मैसेज भेजना, उसको एनकोड करना, ट्रांसमिट करना और फिर उसको रिसीव करना, चाहे वो स्पोकन हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, विजुअल हो सकता है। ये सारी बातें आप हिंदी में पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एनी फैक्टर विच डिस्टर्ब्स, कन्फ्यूजेस और इंटरफेयर्स विद द कम्युनिकेशन ऑफ अ मैसेज इज नोन एज, कोई भी ऐसा कारक जो किसी संदेश के संचार में, मतलब देखो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इनको आपस में एक मैसेज कम्युनिकेट करता है, उस मैसेज को कोई भी चीज़ जो डिस्टर्ब करती है ना, उसको बोलते हैं नॉइज़, शोर। ठीक है। तो उसे कहते हैं नॉइज़। बाकी आप ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। गलत एनकोडिंग, गलत डिकोडिंग, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस भी एक वर्ड होता है, लेकिन नॉइज़ टेक्निकली सही वर्ड है। अब नॉइज़ के एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ये लास्ट ही चीज़ है। नॉइज़ में बी डिस्क्राइब्ड एज द एनी फैक्टर दैट डिस्टर्ब्स, कन्फ्यूजेज और अदरवाइज इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन ऑफ द कम्युनिकेशन मैसेज। शोर का मतलब है एक कोई सी भी ऐसी चीज़, वो कोई भी चीज़ें हो सकती है, अभी मैं 25 चीज़ें बताऊँगा, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो मैसेज को पहुँचाने में गड़बड़ी करती है, सामने वाले को भ्रमित करती है या हस्तक्षेप करती है। तो देखिए 5 टाइप्स ऑफ नॉइज़ इन कम्युनिकेशन। एक होती है फिजिकल नॉइज़, एनवायरमेंटल साउंड, तो ये बहुत मस्त है पढ़ने जैसा। देखिए रेनिंग साउंड, वाली बरसात की आवाज़ आ रही है, बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही है, कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है, उसके अलावा पंखे, लाइट, विंडो, खिड़कियों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है। तो क्या हो रहा है? बात पहुंच नहीं पा रही है। कई बार होता है ना, मैंने कई बार कहा है कि मैं वीडियो शूट करता हूँ, पीछे से कोई ट्रक निकलता है या स्वच्छ भारत का इरादा निकलता है, कचरे वाला, एंड डिस्टर्ब कर देता है। तो वो क्या करता है, वो बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ना सुनाई नहीं दे रहा। एक बार मैंने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, किसी ने कहा अरे सर ये बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा है सर, सुनाई नहीं देता। वो नॉइज़ है, ये तो क्लियर कटी नॉइज़ है, समझ में भी आता है, हम आम भाषा में भी इसको नॉइज़ बोलते हैं। अब एक नॉइज़ कैसी हो सकती है? फिजियोलॉजिकल नॉलेज। ये क्या है? आपकी फिजिक्स से संबंधित है। फिजिकल वीकनेस एंड सिकनेस, जैसे मान लीजिए किसी को हेडेक हो रहा है, तो उसको आप कोई बात समझाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। डीफनेस एंड ब्लाइंडनेस, अगर कोई बंदा अंधा बहरा है तो उसे बात पहुंचाने में दिक्कत आएगी। टॉकिंग फास्ट और स्लो, बहुत तेज़ बोलते हैं सर, कोई बहुत धीरे बोलते हैं, अटकते हैं, हकलाते हैं। हाई और लो टेम्परेचर इन रूम। ठीक है। सिंपैथी है मेरी हकलाने तो उतलाने वालों के साथ, प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि उसकी वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत आता है। वो फिजिक्स से संबंधित है, तो वो फिजिकल वीकनेस से संबंधित है, तो फिजियोलॉजिकल नॉइज़ है वो। एक है साइकोलॉजिकल नॉइज़, आपके दिमाग में शोर चल रहा होता है, जैसे आप पहले ही कुछ मान के चलते हैं, आपके कुछ विश्वास हैं, कुछ धारणाएं हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर्स हैं। और कई बार रिलीजियस होता है, जाति वाली, कम्युनिटी वाली बात आ जाती है, एथनिक, पॉलिटिकल वाली बात आ जाती है, या फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। तो उस समय हम अपनी ही सोचों में चल रहे होते हैं, अपने ही शेल में चल रहे होते हैं, हम ओपन माइंडेड नहीं होते, सुनने के लिए तैयार नहीं होते।
या कई बार हम ठीक है सामने वाला नहीं होता। सेमेंटिक नॉइज़ या इसमें होता है शाब्दिक बाधाएं हैं। शाब्दिक बाधाएं में जैसे आप बहुत ही टेक्निकल अंट शंट वर्ड यूज़ कर रहे हो बहुत ख़तरनाक से, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है, या मिस प्रोनाउंसिएशन, आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हो, जैसे मुझे एक आध में दिक्कत आई थी। स्पेशल वर्ड या आपने खुद ने ही वर्ड्स बना दिए खुद के घर के या ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंसेस, तो इससे भी क्या होता है मैसेज कम्युनिकेट नहीं होता। खास करके लोग पैसिव वॉइस वाले में बहुत गलत लगाते हैं। वो पैसिव वॉइस में जिस तरह का लगना चाहिए उस तरह का वो सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो समझ नहीं पाता कि करने वाला है या कराने वाला है या इसके साथ हो रहा है। मेरी बात बाद में समझ में आएगी। पैसिव वॉइस बहुत ढंग से सीखना लाइफ में। इसके बाद है रॉन्ग एक्सप्लेनेशन या कल्चरल नॉइज़। तो ये यूँ हो सकता है कि आप गलत पोस्चर बैठे हो, गलत इशारा कर रहे हो, गलत आई कॉन्टेक्ट हो रहा है। गलत इन द सेंस, मतलब इन द सेंस आप कहना कुछ चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है, और आपका ड्रेसअप गलत है, आप गलत स्थान पे हो, गलत समय पे हो, गलत तरीके से टच करते हो, तो इन सब से मिसकम्युनिकेशन होता है। तो बात क्या है कि एक आप भेजने वाला है और एक रिसीव करने वाला है, उस मैसेज जैसा है वैसा ना हो के मैसेज के अंदर टूट फूट हो जाए, शरण हो जाए उस मैसेज का, तो उसकी जो वजह है वो कहलाएगी नॉइज़। नॉइज़ इन 5 रीज़न से हो सकती है। भौतिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, शाब्दिक हो सकती है, या सांस्कृतिक, किसी भी तरह का नॉइज़ हो सकता है। अब मैं बहुत आपको बोल दिया, आप परेशान हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो सुनने के लिए। अगर काम के लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, PDF का लिंक नीचे गिवन है। ठीक है, थैंक यू।